हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अनुप उपाध्याय आज आपके लिए चैप्टर 2 लेके आया हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो सेक्शन 10 से लेके 30 तक जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर बात करते हैं तो चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 10 से लेके 30 तक जाता है वह सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो इसके साथ साथ जो हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बात करते हैं आज चैप्टर 2 की। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 10 से 30 जैसा अभी मैंने बताया है। तो इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 10 की। क्या कह रहा हूँ? धारा 10। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, धारा 10। अब धारा 10 क्या कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कैसे होगा, मीन्स पहले वो एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट वैलिड कैसे होगा, तो ये बताता है सेक्शन 10। तो कैसे होगा आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला कंडीशन क्या है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के लिए वो क्या हो? सक्षम हो। अब संविदा करने के लिए कैसे कोई व्यक्ति कैसे सक्षम होगा? हु इज कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, हु इज अ मेजर, जो प्राप्तव्य है। दूसरा, साउंड माइंड का है, मतलब वो स्वस्थचित है, वह पागल नहीं है, मतलब उसके पास सोचने समझने की पूरी क्षमता है। फिर बात करते हैं नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और वह विधि द्वारा निर्धारित न हो। कहने का मतलब हु कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला कौन होगा? जो कि मेजर हो। दूसरा कौन होगा? जो साउंड माइंड का हो। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर बात करेंगे फ्री कंसेंट की। क्या कह रहा हूँ? फ्री कंसेंट की। आपको अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, पहला कंडीशन क्या था? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या होगी? फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति, ये होना बहुत ही जरूरी है, जो कि डिफाइंड कहाँ पे है? ये सेक्शन 14 में। फिर बात करेंगे आपका कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, और आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब होता है विधिपूर्ण। कहने का मतलब आपका जो प्रतिफल और आपका जो उद्देश्य है दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। तो कितने पॉइंट आ गए? पहला, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहली शर्त है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी, फ्री कंसेंट। तीसरी, लॉफुल कंसीडरेशन, ये थर्ड है। और ये चौथा क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक शर्त और होती है, उसको भी आप लिख लीजिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या कह रहा हूं? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कोई भी व्यक्ति जो लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब कितने पॉइंट हो गए? 1 2, ये आपका 3 4 और ये 5। अब ये 5 नंबरिंग देने के पीछे भी एक कारण है। एग्जाम में पूछा हुआ था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितने शर्तों का होना आवश्यक है। 3 शर्त, 4 शर्त, 5 शर्त, इस तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। ऐसे आए थे, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट how many conditions have to be fulfilled। एक वैलिड संविदा करने के लिए कितनी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है? ए दे दिया 2 शर्त, बी दे दिया ऑप्शन पे 3 शर्त, सी ने दे दिया 4 और डी ने बोल दिया 5। तो ये एग्जाम में आया था, तो आप क्या बताएंगे कौन सी कितनी शर्तें हैं? तो इसका ऑप्शन है डी, 5 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आपको जब भी सेक्शन 10 को पढ़ना है बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, एकदम ऊपरा ऊपरी कभी नहीं जाना है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 10 के साथ साथ सेक्शन 11 की। अब सेक्शन 10 में जो बात हुई थी कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कौन होगा? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर बात करेंगे वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट तक पहुंचने के लिए 11, 12 और 13 को भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन 11 की।
तो हाँ, अगर कोई भी पूछता है एग्जाम में कि माइनर से संबंधित कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 11, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू माइनर। ओके, या हम कह सकते हैं मेजॉरिटी को कौन बताता है, सेक्शन 11 बताता है। माइनर के बारे में कौन बताता है, सेक्शन 11 बताता है। माइनर की लायबिलिटी के बारे में बात कौन करता है, यही सेक्शन करता है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सेक्शन 11। इसको एकदम डेप्थ में लेने वाले हैं। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सक्षम है, ये क्वेश्चन है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यही बोलेंगे जो कि मेजर है, साउंड माइंड है और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। ठीक है, अब पॉइंट आता है मेजर कौन है। तो हमारा जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसकी एक धारा 3 है, सेक्शन 3 है, वो कहता है कि ऐसा पर्सन जिसने 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर लिया है, हु हैव कंप्लीटेड द 18 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड मेजर। और 18 पूरा नहीं है तो वो कौन हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अब पॉइंट चालू होता है इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में इस सेक्शन के, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट, ये जनरल बात है, हमेशा कोई भी अपन एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक जनरल शर्त होती है, जनरल बात होती है, फिर उसके नीचे उसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो अगर कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या होगा, तो आपको क्या बोलना है, वॉइड एब इनिशियो। मीन्स यह शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग से ही जीरो होगा, शून्य होगा। तो किसी भी माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो करिएगा नहीं, और करेंगे तो बहुत सारे खतरों को झेलने के लिए रेडी रहिएगा। तो आप किसी के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसकी एज को जानना बहुत जरूरी है। सो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। हम इसको ये भी बोल सकते हैं वॉइड एब इनिशियो, जो प्रारंभ से ही, इनिशियो इसका मतलब होता है जो बिगिनिंग से ही क्या हो, शून्य है। फिर दूसरी पॉइंट की बात करेंगे हम, इसके दूसरे पॉइंट की, माइनर इज अलाउड टू इन्फोर्स सच एग्रीमेंट इफ इट वाज मेड फॉर हिज बेनिफिट। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट आया है, इसको ढंग से समझें। ये आपके पीजेएस 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ध्यान से। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी लग रहा है, इजी क्वेश्चन आते हैं बट वो एग्जाम में फिर भी गलत हो जाते हैं। देखिए, माइनर इज अलाउड टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट आप माइनर के साथ करते हो, तो पहली बात क्या है, वो वॉइड है। फिर भी वो एग्रीमेंट वॉइड तो है, फिर भी उसको अपन अप्रूव करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, अगर जो एग्रीमेंट हुआ है, माइनर इज अलाउड टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट इफ इट वॉज मेड फॉर हिज बेनिफिट। अगर वो माइनर चाहे, मैं क्या बोल रहा हूं, यह माइनर अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट को क्या कर सकता है, एनफोर्स करा सकता है। अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कुछ हो रहा है तो मान लीजिए पक्का दिख रहा है 100%, यार ये जो एग्रीमेंट है ये तो माइनर के लिए ही बना है, माइनर का बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो उस एग्रीमेंट को आप क्या कर सकते हैं, माइनर व्यक्ति जो है वो अप्रूव कर सकता है और एनफोर्स करा सकता है। अन्यथा बिल्कुल नहीं। अगर कोई हार्डशिप क्रिएट हो रही है, कोई बर्डन क्रिएट हो रहा है माइनर पे, तो बिल्कुल वो वॉइड ही रहेगा, 100% वॉइड रहेगा। बट एक ही पॉइंट याद रखिए, अगर माइनर का बेनिफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो माइनर उसको क्या कर सकता है, एनफोर्स, प्रवर्तित करा सकता है। तो जनरल तो है, वॉइड है, बट माइनर के बेनिफिट के लिए प्रवर्तित किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे इसके जस्ट सेक्शन 11 के ही अगले पॉइंट की, कि नो रेटिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं, नो रेटिफिकेशन। किस बारे में, पुष्टिकरण या अनुसमर्थन नहीं होगा। मतलब रेटिफिकेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है। रेक्टिफिकेशन और रेटिफिकेशन में डिफरेंस है। रेक्टिफिकेशन का मतलब करेक्शन, सुधार कार्य, और यार रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अप्रूविंग और कंफर्मिंग। मतलब किसी चीज को पुष्टि करना या अनुसमर्थन करना, अप्रूव कर देना या कंफर्म कर देना। देखिए क्या लिखा है इसके बारे में, इवन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अटेंड कर लेता है एज ऑफ मेजॉरिटी, द माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंफर्म्ड और रेटिफाइड। गेटिंग माई पॉइंट, ये कह रहा है भाई, ये भी एग्जाम में आया हुआ है पीजीएस 2019 में, ध्यान से इसको पढ़िएगा, कि अगर किसी माइनर के साथ आप क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो क्या होता है, बाद में वो माइनर जाके मेजर तो बनेगा ही। मान लीजिए 17.5 साल का था तब उसने एग्रीमेंट किया, लेकिन फिर वो 6 महीने बाद 18 साल का हो गया, तब आप कह सकते हो क्या, अरे अब तो तू मेजर हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एग्रीमेंट कर लेते हैं, मतलब अब तो ये वैलिड हो गया ना, कोई बात नहीं है, पहले माइनर थे। नहीं,
अगर आप पहले माइनर थे तो आप ऑलवेज माइनर रहेंगे, क्योंकि आपने जिस टाइम पे एग्रीमेंट किया उस टाइम को ध्यान में देखा जाता है। मतलब इवन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी भी अटेंड कर लेता है, द माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड। ओके, माइनर के एग्रीमेंट को रेटिफाइड या कंफर्म्ड किसी भी शर्त पर नहीं किया जा सकता है। हिंदी में भी है, एक अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी अपने ठहरावों की पुष्टि नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक ये एग्जाम्पल आया हुआ था एग्जाम में, HPJS में, ए सप्लाइज नेसेसरी नेसेसिटीज टू बी हु इज अ माइनर। यहाँ पे इसको एक पॉइंट से समझते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ये एक व्यक्ति है A, यहाँ पे एक व्यक्ति है B। ये B जो है ये क्या है, माइनर है। ओके, B जो है वो माइनर है, बच्चे हैं छोटे मुन्ने। ओके, A कैन रिकवर द पेमेंट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ B। क्या यहाँ पे A ने क्या किया, A ने B माइनर को कुछ नेसेसरी सप्लाई किए। मान लीजिए छोटा बच्चा था B, बट वो क्या था कि स्कूल में पढ़ रहा था, हॉस्टल में रह रहा था। उस टाइम क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया, तो उसको कुछ मेडिसिन दिलवाई गई। A ने क्या किया, मानवता के नाते उसको क्या किया, मेडिसिन दिलाया या कुछ आवश्यक सामग्री दिलाई जो कि नेसेसरी में आती है, नेसेसरी आइटम्स में। तो यहाँ पे A ने तो बहुत अच्छा काम किया है ना। तो यहाँ पे A क्या इससे पैसे नहीं ले सकता है? बिल्कुल। अगर नेसेसिटी की बात आती है, आवश्यकता की बात आती है, तो इस सिचुएशन में A ने अगर कोई भी नेसेसरी सप्लाईज की है जो कि नेसेसिटीज से संबंधित है B को, जो कि एक माइनर है, देन यहाँ पे A के पास, बिल्कुल A के पास क्या है, ये राइट है, वो रिकवर कर सकता है पेमेंट को। किससे? B से। अब B के एस्टेट से, ठीक है। अब B का गार्जियन होगा तो B का गार्जियन देगा। अब आगे चलते हैं। पर्सन हु हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग एनी इलेक्शन, एक व्यक्ति है जो इलेक्शन से डिबार हो गया, उसको एकदम बाहर कर दिया गया इलेक्शन से। एक व्यक्ति को क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? अरे क्यों नहीं कर सकता? 100% वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अरे इलेक्शन से हटाने का मतलब ये थोड़ी ना होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट ही करने से मना कर दोगे। अरे वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, वो कोई कन्विक्ट थोड़ी ना है, तो वो तो डिबार हुआ है, एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो ये JCJ में भी आया था। तो आपको यही समझना, इलेक्शन से अगर डिबार है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिर बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनर जो बदमाश है, बच्चा है, बदमाश बच्चा आया है। अब देखिएगा, माइनर कमिट्स फ्रॉड। ओके, कपट, फ्रॉड को क्या बोलते हैं? कपट कहते हैं। तो एक माइनर है जिसने क्या किया, कपट किया है। किसके साथ? अदर पार्टी के साथ, ठीक है। एक व्यक्ति है A, उसने कपट किया है। A जो है वो माइनर है। ओके, A जो है वो कौन है? A जो है वो माइनर है। इस माइनर ने क्या किया है? फ्रॉड किया है। किसके साथ? अदर पार्टी B के साथ। क्या किया है? फ्रॉड। ध्यान से यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है? माइनर कमिट्स फ्रॉड विद अदर पार्टी, ठीक है, ये हटा दीजिए थोड़ा सा। माइनर कमिट करता है फ्रॉड विद अदर पार्टी, डज नॉट हैव पर्सनल नॉलेज ऑफ हिज एज। ओके, यहां पे क्या बोल रहा है कि माइनर अगर फ्रॉड कब कमिट कर सकता है? जब माइनर खुद क्या कह रहा है, मैं एक व्यक्ति है जो माइनर है, वो दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे को कहता है क्या मैं तो 22 साल का हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अब अगला व्यक्ति को नॉलेज है कि वो 22 साल का है कि नहीं है, कि 18 से कम का है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है। बट माइनर यहाँ झूठ बोल देता है, बदमाशी कर जाता है। तो यहाँ पे अदर पार्टी क्या है? अदर पार्टी तो इनोसेंट है, तो उसको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो उसी के रेस्पेक्ट में ये है, अदर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द बेनिफिट पास टू द माइनर इफ इनोसेंट अबाउट हिज एज, अगर वो इनोसेंट है उसकी एज को लेके, ठीक है। अब देखिएगा, जो यही बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है B के साथ फ्रॉड करता है। फ्रॉड में क्या करता है वो? फ्रॉड में वो ये बताता है, एज को लेके वो झूठ बोल देता है, अपनी एज को लेके वो क्या कर देता है, फॉल्स झूठ दे देता है। तो यहाँ पे माइनर जो होगा वो पकड़ा जाएगा। और B, अगर B ने, जो अदर पार्टी, उसने कोई भी पैसा A को दिया है तो B 100% उसको रीस्टोर करवा सकता है A से, कोर्ट के माध्यम से। अब बात करेंगे माइनर जो है, माइनर इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको पढ़ते पढ़ते खत्म ही नहीं होगा। बट आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ही लेंगे। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल कहाँ था? अरे ये तो एविडेंस एक्ट का पोर्शन है 100%। ये कहाँ पढ़ा था हमने? ये हमने पढ़ा था एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब एस्टॉपेल कहाँ पे डिफाइंड है? ये सब बताया गया 115, 116, 117। कहाँ एविडेंस में? कहाँ पे ये 115, 116
116 में है और 117, याद कर लीजिए। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस एस्टॉपेल का क्या लेना देना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल का मतलब होता है, एक बार इसका मीनिंग समझ लीजिए, आगे काम आएगा। नो वन कैन एप्रोबेट और रेप्रोबेट, ठीक है। नो वन कैन एप्रोबेट और रेप्रोबेट फॉर द सेम थिंग एंड एट सेम टाइम। एक ही बात के लिए कोई भी व्यक्ति एक ही टाइम पे उसी चीज के लिए कभी हाँ कह देता है, कभी ना कह देता है। अरे ऐसा नहीं चलता है, ये कानून है। नो वन कैन एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट फॉर द सेम थिंग एट द सेम टाइम। एक बात के लिए आप एक बार हाँ कह रहे हो, एक बार ना कह दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट। बट ये भी माइनर पे लागू नहीं होता है। माइनर एक बार हाँ भी कह सकता है और एक बार ना भी कह सकता है। क्यों? अरे बिल्कुल कह सकता है, वो माइनर है ना, वो कैपेबल ही नहीं है डिसीजन लेने में, तो कभी हाँ कहेगा कभी ना कहेगा। तो ये भी रूल क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल माइनर पे लागू होता है क्या? नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल नॉट अप्लाइड ऑन माइनर। किस पे नहीं अप्लाइड होता है? माइनर पे। गेटिंग माई पॉइंट? ये बिल्कुल माइनर पे अप्लाई नहीं होता है। फिर हम आगे बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल के बाद। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, रेस्टिट्यूशन और कॉम्पेंसेशन। क्या कह रहा हूं? रेस्टिट्यूशन और कॉम्पेंसेशन की बात। अब रेस्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रत्यास्थापना और कॉम्पेंसेशन को बहुत अच्छे से पता है आप सब लोगों को, क्षतिपूर्ति। ये थोड़ा सा नया वर्ड है। इस पे बेस पे एक प्रिंसिपल भी बहुत ही फेमस हुआ था जो एग्जाम जेईएस में पूछा भी गया था। द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स, क्या कह रहा हूं? रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस। तो रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस, ये कहां पे अप्लाइड होता है? इट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर्स। तो यहां पे बिल्कुल इट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि क्या जो प्रिंसिपल है रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस, ये माइनर पे अप्लाई हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, बिल्कुल। कैसे हो सकता है, थोड़ा अपन अब समझेंगे चीजों को तो अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं। पहले तो समझो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब अधिकतर स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता रेस्टिट्यूशन होता क्या है। अरे मैंने आपसे कोई बेनिफिट लिया, बट मैंने कह दिया मैं नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा आपके साथ, कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट ही, तो मैं वापस तो लौटाऊंगा ना भाई। किस बेस पे लौटाऊंगा? इक्विटी के बेस पे। भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, आपने मुझे 10,000 एडवांस दे दिए, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है मुझे आपके साथ या आपको नहीं करना है, तो जो 10,000 मेरे पास है वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोरिंग और रिटर्निंग द बेनिफिट्स रिसीव्ड। कोई भी आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर अगर कोई बेनिफिट मिला है तो उसे रिटर्न करना रेस्टिट्यूशन कहलाता है, जिसे प्रत्यास्थापना, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, प्रत्यास्थापना कहते हैं। अब बात करते हैं आगे कि रेस्टिट्यूशन की जब भी बात आती है, कोई भी बेनिफिट आपको रिटर्न करना है कि क्या करना है, तो आपका सीधा कनेक्शन बैठेगा किसके साथ? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 33 के साथ। बिल्कुल, आपको अगर कोई भी पॉइंट पढ़ना है, देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रांचेस है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अलग जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप में अलग जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स में फिर अलग जाएगा, और टीपी हमारे भाई साहब खड़े हैं पूरा बवंडर बन के। तो कहने का मतलब ये सब कहाँ से निकले हैं? ये सब निकले हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। तो इनका लिंकिंग जो है सभी एक्ट से जरूर रहेगा, इनकी कनेक्टिविटी को आपको समझना पड़ेगा, और कनेक्टिविटी मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है वो सेक्शन 33 जब भी आप ओपन करेंगे, जब इस लेक्चर को दे रहे हैं तो उसको भी एक बार ओपन करके देखिएगा, साथ साथ याद हो जाएगा। उसमें क्या बोला गया है, ये आपका हेडिंग है उसका, ज़्यादा डीप में नहीं लूंगा, ऊपरा ऊपरी समझा रहा हूँ। सेक्शन 30 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि किससे संबंधित है? रेस्टिट्यूशन से। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रीस्टोर्ड, ये क्या कह रहा है? जो भी बेनिफिट है उसको क्या करोगे? टू बी रीस्टोर्ड। और कॉम्पेंसेशन कोई भी है जो आपको टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कैंसल्ड हो जाता है, मतलब आपका एग्रीमेंट अगर वॉइड हो जाता है या आपका एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाता है, उस सिचुएशन में आपने कोई भी अगर पैसा लिया है तो उसे क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे, या कोई भी कॉम्पेंसेशन हो रहा है तो उसे आप पे करेंगे। ये कौन कहता है? आपका सेक्शन 33
1963 कहता है। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज जब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आया, आपको पता ही है, तो ये बहुत बाद में बना। तो जितने भी कोर्ट हैं हमारे, आज इंडिया के जितने भी कोर्ट हैं, जजेस हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले क्या होता था, एक केस अभी समझाऊंगा फर्दर, अभी जस्ट इसी क्लास में ही, कि वहाँ पे जो बेनिफिट अगर माइनर ने ले लिया तो रिस्टोर नहीं करेगा। लेकिन आज के सिचुएशन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, क्या कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी के बेस पे, क्या कह रहा हूं, इक्विटी मतलब समानता के आधार पर। अब ये क्या कहा गया है, अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है तो भाई उसे आप रिस्टोर करो, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले रिस्टोर का बिल्कुल नहीं देते थे, 99.99% नहीं देते थे। बट आज की सिचुएशन में जो हमारे कोर्ट वगैरह हैं वो फॉलो करते हैं सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी यू हैव टू रिस्टोर दैट बेनिफिट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा अभी ये जो एक्ट बना है, इससे बहुत ही अच्छा ये एक सेक्शन है जो कि एकदम इक्विटी के बेस पे काम करता है। एक तो स्क्रीन हिल जाती है, इसको कर लेते हैं सही। ओके फाइन, अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। आपको क्लियर हो गया कि सेक्शन 33 कहता है बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं एक सेक्शन, एक आपका ये केस स्टडी है जो कि लीडिंग जजमेंट्स में भी इसका नाम आना चाहिए, बिल्कुल आता भी है। अब लीडिंग केस क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो है नैश वर्सेस इनमैन, क्या कह रहा हूँ, नैश वर्सेस इनमैन 1908 का केस था। अब इसमें ही बड़े मजेदार चीज होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें भी माइनर आएगा, ठीक है। एक तो ये व्यक्ति है माइनर, कौन है वो, इनमैन। इनमैन वाज अ माइनर, बहुत अच्छे बच्चे, इनमैन बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है। क्यों, माइनर स्टडिंग एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अरे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कैम्ब्रिज में, ये बच्चा है। ओके, ये इस केस में डिफेंडेंट है और एक टेलर साहब है, दर्जी साहब है, वो इस केस के कौन है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, पीड़ित पक्षकार। क्या कह रहा हूं, पीड़ित पक्षकार। अब आप सोचिए मामला गड़बड़ होने वाला है इनके साथ। अब इन भाई साहब ने क्या कर लिया, इन भाई साहब ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। मैंने पहले ही बोला माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे बहुत खतरा है, बच के करो। अब देखो खतरा कैसे हुआ, टेलर का एग्रीमेंट माइनर के साथ ऐसे हुआ, ये माइनर आया, माइनर ने कहा भाई टेलर मुझे 11 वेस्ट कोट बना के दे दो, ठीक है, बढ़िया सा वेस्ट कोट, 11 पीस चाहिए मुझे। अब टेलर खुश हुआ, टेलर ने बना के दे दिया कि यार ऑर्डर आया है, बढ़िया मज़ेदार। अब बच्चा है, चलो, और कॉलेज का बच्चा है तो इतना छोटा भी नहीं दिख रहा था, बट है बच्चा, ये पता था। अब बात क्या करते हैं कि यहाँ पे इनमैन जो था, क्या कह रहा हूँ, इनमैन जो थे, इन्होंने किसको दिया, नैश को। क्या बोला नैश को, कि नैश जो दर्जी था, टेलर, कि मुझे क्या चाहिए, 11 वेस्ट कोट चाहिए। क्या चाहिए, 11 वेस्ट कोट, ठीक है। टेलर ने क्या किया, बना के सारे वेस्ट कोट पकड़ा दिए। ओके, मतलब इस नैश ने इनमैन जो था बच्चा, इसको पकड़ा दिया भाई कि ये तैयार हो गए हैं। तो बट जब पेमेंट की बारी आती है तो ये कहता है, ओ आई एम नॉट कैपेबल टू पे बिकॉज आई एम चाइल्ड, आई एम अ माइनर। बहुत अच्छी लाइन बोली। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मामला कोर्ट में पहुंचा, ठीक है, किंग्स कोर्ट था, वहां पे जब मामला पहुंचा तो वहां पे क्या बोला गया, वहां पे ये बोला गया कि आपने 2-3 चीज़ें चेक होती हैं। एक तो ये देखो, पहले वो माइनर है क्या, यस 100%। फिर दूसरी चीज़ ये चेक हुई कि क्या जो ये कपड़ा दिया गया, 11 वेस्ट कोट दिए गए, ये इसके लिए ज़रूरी थे क्या, नेसेसरी आइटम में आता है क्या। मैंने पहले बताया नेसेसरी कोई चीज़ दे रहे हो, नेसेसिटी को देखते हुए तो आप रिस्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या था कि जो 11 वेस्ट कोट, ये 11 वेस्ट कोट जो ये दिए गए, क्या ये नेसेसिटी में आते हैं, ये क्लोथ है। जनरल कंडीशन क्या है, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, फूड, ये नेसेसिटी में आते हैं, नेसेसरी आइटम्स में आते हैं, आवश्यक वस्तुओं में। बट यहाँ पे क्या था कि जो ये इनमैन थे, इनमैन मतलब माइनर व्यक्ति था, इसके पास पहले से ही कपड़े थे। तो इसको ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल कपड़े ही नहीं थे, एकदम फटे हाल में था वो, नहीं, उसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट स्टॉक था कपड़ों का। तो यहाँ पे अभी ये 11 वेस्ट कोट जो दिए गए, ये नेसेसरी आइटम में काउंट कोटे नहीं किया, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत इसकी नहीं है, ठीक है। ये तो फैशन से बनवा रहा है भाई, ओके, पॉइंट को समझो। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा
कि भाई ये जो माइनर है ये इसकी लायबिलिटी, माइनर्स लायबिलिटी है, ये पेमेंट करने के लिए ये इसको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, ही इज़ नो लायबल टू मेक पेमेंट। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इनमैन को फ्री करके छोड़ दिया गया। तो ये इनमैन जो ये इनमैन थे और इनके पापा जी थे खुश होके चले गए। तो ये इसका केस था। तो माइनर के साथ केस करना खतरा है। थोड़ा इसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है, कंटेंट आपके लिए दे दिया है ताकि इसको लिखने में आपके लिए आसानी रहे और समझ सकें। एक बार मैं इसको फटाफट रीड कर देता हूँ। इनमैन हैड ऑर्डर्ड 11 फैंसी वेस्ट कोट्स। अब ये भी पॉइंट नोट करना, फैंसी एकदम। इनमैन हैड ऑर्डर्ड 11 फैंसी वेस्ट कोट्स while he was already having sufficient clothes to wear. ओके, पॉइंट क्या कह रहा हूँ, while he was already having sufficient clothes to wear, मतलब उसके पास पहले से sufficient clothes थे। फिर इसके बाद चलते हैं, when the plaintiff का मतलब कौन, वो दर्जी, टेलर। when the plaintiff sued for payment, भाई उसने कहा भाई पेमेंट दो। द डिफेंडेंट प्लीडेड लैक ऑफ कैपेसिटी, भाई मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेंटिफ्स आर्ग्यूमेंट। प्लेंटिफ का क्या आर्ग्यूमेंट था, जो पीड़ित पक्षकार है उसका क्या आर्ग्यूमेंट था, दैट द वेस्ट कोट वर इन द कैटेगरी ऑफ नेसेसरीज। ये नेसेसरीज में आता है। उन्होंने बोला कोर्ट में जाके, अरे जज साहब ये जो कपड़े हैं ये तो नेसेसरीज में आते हैं, और ये नियम है, ये रूल है कि कोई भी चीज़ अगर नेसेसरीज में आते हैं और वो माइनर को देते हैं तो उसका रिस्टोरेशन होता है। तो हमारा भी कराइए। तो इसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पे हेल्ड का मतलब होता है कोर्ट ने आपको क्या बोला है। क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट ने आपको क्या बोला है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया, नो डाउट क्लोथिंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग नेसेसरीज, बट कोर्ट ने कहा क्लोथिंग नेसेसरी तो है, बट मामला क्या है, द डिफेंडेंट वॉज ऑलरेडी एडिक्वेटली सप्लाइड विद आइटम ऑफ दिस काइंड। मतलब समझे कि इस काइंड का जो है इसको पहले से ही इसके पास सफिशिएंटली अवेलेबल है। अब बात करते हैं आगे की, माइनर हैज़ नो लायबिलिटी टू मेक पेमेंट। यहाँ माइनर की बिल्कुल भी लायबिलिटी नहीं है कि वो पेमेंट करे। तो यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन था, जो इनमैन के केस में था, इनमैन जो माइनर थे। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये केस है, किसका केस है भाई, नैश वर्सेस इनमैन का। ये किससे संबंधित है, तो आपको ये बोलना है ये संबंधित है माइनर की लायबिलिटी से। ओके, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक और केस आ गया आपका, लो भाई ये तो बड़ा ही फेमस केस है, मतलब मजा आ जाएगा। अभी सुनो इसको, क्या मामला था इसका। एक मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो केस है इस नाम से था ही नहीं पहले। लो कर लो बात, कैसे सुनते हैं। ये केस ऐसे था, ध्यान से सुनिए, हिंदी में लिख के समझाता हूं। यह केस था ब्रह्मोदास, क्या कह रहा हूं, ऐसे ही लिखेंगे, देखिए ब्रह्मोदास का केस था वर्सेस, क्या कह रहा हूं, ब्रह्मोदास वर्सेस धर्मोदास घोष। मतलब मोहिरी बीवी कौन थी, अभी बताते हैं कौन थे ये। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। ब्रह्मोदास वर्सेस धर्मोदास घोष। अब इस केस में क्या मामला था मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, अच्छे से बहुत अच्छे से। यहां पे जो ये धर्मोदास जी हैं, यहां पे ये माइनर है, पॉइंट टू बी नोटेड, और यह व्यक्ति हैं जो ब्रह्मोदास हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, इन दोनों के बीच में केस चल रहा था, बट लेटर ऑन स्टेज पे ब्रह्मोदास की क्या हो गई, डेथ। क्या कह रहा हूं, ब्रह्मोदास की मृत्यु हो गई। जब ब्रह्मोदास की मृत्यु हो गई तो लेटर ऑन स्टेज पे कौन आया, इनकी वाइफ आ गई। इनकी वाइफ का नाम क्या था, मोहिरी बीवी। क्या कह रहा हूं, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो इनकी वाइफ आ गई। तब ये केस क्या बन गया, मतलब जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनकी जगह ले ली मोहिरी बीवी ने। तो अब केस क्या बन गया, अब केस ये बन गया मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। यहाँ से ब्रह्मोदास जी गायब हो गए। तो यही पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, कहीं पे अगर ये वर्ड लिखा हो ब्रह्मोदास का तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब हम बात करते हैं मोहिरी बीवी का कि क्या मामला था। मोहिरी बीवी के मामले में बात क्या था, ध्यान से सुनिएगा। धर्मोदास यहाँ पे एक माइनर था, छोटा मोटा नन्हा मुन्ना बच्चा था। मोर्टगेजर ऑफ हिज हाउस फॉर ₹20,000। ओहो, इसने क्या किया, अपना हाउस ही मोर्टगेज कर दिया। अब समझे मोर्टगेज और प्लेज क्या होता है। प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है
और प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है जो गिरवी रखते हैं, और मोर्टगेज जो होता है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो हाउस हिल सकता है नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, तो माइनर भाई साहब ये थे धर्मोदास घोष। नाम से तो बहुत बड़ा लग रहा है यार कि ये तो बड़ा 40-50 साल होगा, बट ये है माइनर। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये जो धर्मोदास थे आपके माइनर थे, ये मोर्टगेजर थे। ये कौन थे? मोर्टगेजर थे। ध्यान से सुनिएगा, किसके मोर्टगेजर थे? ये अपने हाउस के मोर्टगेजर थे। ओके, और ये जो मोहिरी बीवी थी ये मोर्टगेजी थी। अब मोर्टगेजर और मोर्टगेजी कौन होता है इसको पहले समझ लो। जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है मोर्टगेज पे, मोर्टगेजर कहलाता है। जिसके पास उसने मोर्टगेज करके रखा है वो मोर्टगेजी कहलाता है। तो ये बच्चा था, इसने अपनी प्रॉपर्टी को, हाउस को ले जाके यहाँ पे मोहिरी बीवी के यहाँ पे, मतलब ब्रह्मोदास यहाँ पे प्रॉपर्टी को रख दिया। क्या बोला कि ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे ये जो पार्टी थी, ये इसने क्या किया, देखिए इसने क्या किया, रिसीव्ड, इसने 10,500 रुपये किसको दे दिए? इस धर्मोदास घोष को। ठीक है, तो ये मैं एम बना देता हूँ, ये मोहिरी बीवी है और ये धर्मोदास घोष है। ठीक है, इसने क्या किया, एकदम मोर्टगेज पे रखा, मोर्टगेज पे प्रॉपर्टी रख दी। तो इसके बदले में इसने 20,000 डिमांड करी, तो इसने इसको और क्या दे दिया, ये मोर्टगेज पे रखी, मोर्टगेज पे यहाँ पे। अब इसने, मोहिरी बीवी ने बोला भाई मैंने प्रॉपर्टी तो दे दी, अब आपने प्रॉपर्टी मुझे तो दे दी, अब मुझे क्या देना है? 20,000, बट मैं अभी कितने दूंगी? सिर्फ 10,500। तो इसने 10,500 रुपये, 10,500 रुपीज़ एज एन एडवांस दे दिया। लो, बाकी का देखते हैं। अब क्या हुआ, जब बाद में कॉन्ट्रैक्ट की बारी आई तो मोहिरी बीवी और इन लोगों को पता चला, जो ब्रह्मोदास थे, कि यार ये तो, जो इसके एडवोकेट ने बताया कि ये जो व्यक्ति है ये तो माइनर है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता है। तो ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई है। अब जब इनके पास ये दिमाग आया कि भाई ये तो माइनर है, अब इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता, इसके एडवोकेट ने बताया। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं अपन? तब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसे चेंज हो जाती है कि क्या ये 10,000 ये चाहते हैं कि अब ये वॉइड है। क्या है ये? वॉइड है, एब इनिशियो हो गया। ये बात इनको भी पता चल गया, कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई आपने माइनर के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, ये तो वॉइड है। तो यहाँ पे आपने जो ये 10,500 रुपये, 20,000 रुपये की बात आ रही है, क्यों कर रहे हो? और जो पैसा आपने दिया है, कोर्ट ने बोला वो भी आपको रीस्टोर नहीं किया जा सकता। 100% कोर्ट ने यही कहा। तो यहाँ पे 10,500 जो इस व्यक्ति ने लिए थे, ही इज नॉट लायबल टू रीस्टोर यू। ओके, तो यहाँ पे उसको मिले भी नहीं। तो मोहिरी बीवी ये केस हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि इसने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया। मैंने पहले ही बोला था माइनर से बच के रहना, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके ही केस के बारे में, एक सेक्शन की। हाँ जी, एक सेक्शन को लिंक करिए, जो सेक्शन का नाम है 65। क्या कह रहा हूँ? सेक्शन 65 ऑफ इंडियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। सेक्शन 65 क्या कहता है, इससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है इस केस को। सेक्शन 65 ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर वॉइड हो जाता है या वो वॉइडेबल होता है, तो उसके अंदर आपने कोई भी बेनिफिट लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहां बोल रहा है उसको वो रीस्टोर करना पड़ेगा। तो क्या इस केस में सेक्शन 65 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन है? माइनर है। ये जनरल बात बोलता है, नॉर्मल आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो, बट यहाँ एक्सेप्शन क्या आ गया इसका? माइनर पे करते हैं तो वो रिस्टोर होगा ही नहीं। अब हम आगे की बात करते हैं। 11 को बहुत ही डीप में अच्छे से समझा है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं हमारे आज के बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है साउंड माइंड, स्वस्थ चित्त। अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, शुरू में मैंने बोला था, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट में आपके कितनी सिचुएशंस आ जाती है, ध्यान से देखिएगा। पहला वो क्या होना चाहिए? पहला तो वो मेजर होना चाहिए। चलिए इसको हम वापस लिख देते हैं। पहला तो वो मेजर होना चाहिए। देखिए, पहला तो क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था? ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, माइनर के रेस्पेक्ट में अपोजिट वे से। दूसरा क्या था इसका? वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? वह साउंड माइंड का होना चाहिए।
अब मेजर तो है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पगला आ गया तो नहीं है, पागल वागल तो नहीं, चेक करते हैं। अब साउंड माइंड कैसे होना चाहिए देखिएगा, कौन होगा साउंड माइंड, इसको भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, पहला तो वो साउंड माइंड कौन है, जो कोई भी बात बोल रहे हैं उसको सुन सकता हो और समझ सकता हो और रेशनल जजमेंट ले सकता हो। मैं क्या कह रहा हूँ, साउंड माइंड का व्यक्ति कौन है, जो दिमाग से तो स्वस्थ है ही है, साथ साथ वो रेशनल जजमेंट भी ले सकता हो, रेशनल जजमेंट समझो, रेशनल डिसीजंस ले सकता हो। ठीक है, मतलब अपने अच्छे और बुरे ये उसकी समझ हो तो वो साउंड माइंड का पर्सन कहलाता है। ऐसा सेक्शन 12 कर रहा है, अच्छे से आप एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ें। फिर इसके बाद क्या बोलता है ये कि भाई जो इसमें साउंड माइंड है, अगर मान लीजिए वो अनसाउंड माइंड है तो क्या होगा, साउंड माइंड है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, क्या कह रहा हूं, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तो क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, क्या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? जनरल रूल क्या है, नो। क्या है, नो वन कैन डू कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बट इसमें भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होता है, क्या बोल रहा हूं, जो भी व्यक्ति अनसाउंड माइंड का होता है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी अगर एक इडियट होता है, इसमें भी एक कौन है, मूर्ख हो गया, इडियट। ठीक है, एक होता है लूनेटिक, और भी होते हैं बट इन दो का मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं डीप में, समझिएगा। एक तो कौन हो गया, इडियट। इडियट कौन होता है, जो जन्मजात मूर्ख हो, समझ रहे हो, जो जन्मजात होता है ना वो कभी सही नहीं हो पाता है, तो जो जन्म से ही मूर्ख हो, बाय बर्थ जो होता है, बाय बर्थ जो अनसाउंड माइंड का होता है वो कहलाता है इडियट। अब इसके साथ आप क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और वो वॉइड है करते हो तो। ठीक है, पहला एस्पेक्ट क्लियर। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, लूनेटिक। अब लूनेटिक में क्या होता है, इसमें लूनेसी होती है भाई। जैसे एक व्यक्ति है, ये पूरे दिन का टाइम है, ये पूरे दिन का टाइम है, ओके, ये मॉर्निंग है और ये नाइट है। एक व्यक्ति है जो सुबह, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति है जो सुबह उठता है तो सही रहता है, हाँ भाई बहुत अच्छे से बात करता है, जैसे जैसे रात होती है पागलपन का दौरा उसका चालू हो जाता है। कहने का मतलब, अरे बड़े तरह तरह के पागल है हमारे देश में, इंडिया में तो पागलों की कमी नहीं है, समझो आप बात को। तो अब यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग में तो वो एकदम फ्रेश रहता है, बट जैसे ही शाम ढलती है ना, एकदम वो अपने ताव में आ जाता है भाई, तोड़ फोड़ चालू कर देता है। तो अब हम एक बात मान लेते हैं, मान लीजिए वो 3 बजे तक एकदम साउंड माइंड का है, एकदम स्वस्थ है, तो यहाँ पे वो क्या है, साउंड माइंड। ध्यान से देखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ, इसके बाद के टाइम में वो क्या हो जाता है, अनसाउंड। ठीक है, अब बताइए क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है? तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम अच्छे से कहता है, जिस टाइम पीरियड पे व्यक्ति साउंड माइंड का है वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट अगर कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति के अनसाउंडनेस के टाइम पे किया है, तब वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एकदम आराम से समझ लीजिए। कोई पागल भी है, अगर वो लूनेटिक पर्सन है और वो जिस टाइम वो स्वस्थ है उस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चल जाएगा, अस्वस्थता के टाइम पे करते हैं तो चलेगा नहीं। तो इस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा हम एक और पॉइंट की बात करते हैं कि ये सेक्शन 12 में है, ये भी आपको याद रखना है। अनसाउंड माइंड आपका एग्जैक्ट क्लियर हो गया है कि 2 टाइप के होते हैं, कौन कर सकता है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ अनसाउंड माइंड का। एक पागल खाना है, क्या कह रहा हूँ, एक पागल खाना ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक पागल खाना है, ये रहा पागल खाना। ठीक है, ये क्या है, पागल खाना। इस पागल खाने में कौन है, एक व्यक्ति है, ठीक है, लूनेटिक है, लूनेटिक असाइलम कहते हैं इसको। अब ये व्यक्ति क्या करता है, जब पागल खाने में कभी बाहर आया, फिर वो क्या होता है कि सुबह तो सही है, शाम को गड़बड़ा गया। अब ये सुबह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिस टाइम ही इज ऑफ साउंड माइंड वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, वैलिड। मैंने ऐसा क्यों लिया, ये पागल खाने के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो डरिएगा नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की।
12 के बाद क्या आता है, सेक्शन 13 जो है कंसेंट की बात करता है, जिसको सम्मति कहते हैं। कंसेंट में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कॉन्ट्रैक्ट में यही चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स सेम थिंग और सेम सेंस में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सेम सेंस में और सेम थिंग पे अगर एग्री होते हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर वो एग्री होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंसेंट कहलाएगा। कंसेंट का मतलब क्या हो गया, सम्मति कहलाएगी। ओके, ये बड़ा ही जनरल पॉइंट है, बट कंसेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेंट फ्री होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट आपका कहाँ दिया गया, सेक्शन 14 में। स्वतंत्र, आपकी जो कंसेंट है वो कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ये सेक्शन 14 कहता है। अब देखते हैं, कोई भी आपने कंसेंट ली है, किसी भी व्यक्ति की आपने सम्मति ली है, बट वो आपके 5 चीज़ों से, हाथ में पंजा है ना, इन 5 चीज़ों से ली है, तब आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर आपने कंसेंट जो ली है वो कोएर्जन से ली है, क्या कह रहा हूँ, कोएर्जन, कोएर्जन का मतलब होता है प्रपीड़न, या फिर आपने क्या लिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है, या फ्रॉड करके लिया है, या मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिया, या मिस्टेक करके, 5 पॉइंट, इनके थ्रू आपने कंसेंट लिया है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। अब देखते हैं, कोएर्जन मतलब प्रपीड़न, ये कहाँ डिफाइंड है, एक सीरियल वाइज चलेगा, ये 15 में है, ये 16 में है, ये 17 में है, ये 18 में है, और 19 और 19A, इसको साइड रख लेते हैं एक बार के लिए। और मिस्टेक जो है उसको हमको जो पढ़ना है, सब्जेक्ट टू, क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट टू 20, 21 और 20, 21 और 22, 20, 21 और 22, इसको पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमको मिस्टेक को पढ़ना है। भूल भी 2 प्रकार की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। आज मैं क्या बताने जा रहा हूं, अगर इन पॉइंट्स के साथ आपने कंसेंट ली है, कोएर्जन मतलब किसी को मारा, डराया, धमकाया, आईपीसी के अंदर फॉरबिडन है, किसी को डरा नहीं सकते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, चाहे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, मिस्टेक करवा रहे हो, कुछ भी है, अगर आपने ऐसे कंसेंट लिया है तो फ्री कंसेंट में नहीं आएगा, वो आपका प्रेशराइज कंसेंट है, आप उसमें अगर करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड बिल्कुल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं, आज हम 22 तक तो पहुंचा ही दिए, एक 19 है सेक्शन और एक 19A है, ठीक है। कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इनको लेके ये 2 सेक्शंस में है कि क्या होगा, वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा, ठीक है। और इसमें तो ओनली अनड्यू इन्फ्लुएंस ही आता है 19A में, याद कर लो, सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, मीन्स सिर्फ ये पॉइंट के बेस पे 19A है आपका। तो 19 और 19A को भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, और इन सेक्शंस को भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बट आज का क्या पॉइंट था कि सेक्शन 10 के लिए 5 शर्तें होनी जरूरी थी। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 3 कंडीशन उसकी, साउंड माइंड, मेजर साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। फिर बात करेंगे कंसेंट की, कंसेंट आपका बिल्कुल फ्री होना चाहिए सेक्शन 14 में। फिर आता है सेक्शन 23, सेक्शन 23 में क्या था, कंसीडरेशन जो आपका है वो लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ये सब चीज़ें आ गई, इट्स थम्स अप, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ठीक है। तो आज हमने जो चैप्टर 2 का था, सेक्शन 10 से 14 तक के एकदम प्रॉपर पढ़ा है, आपको लर्न करना है, एक एक चीज़ को याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।